Good morning, all my dear students. Today, in this morning session of English literature, we are going to start a very beautiful poem. The title of the poem is The Soldier, composed by Rupert Brooke. This poem is filled with patriotic feelings. So, in modern context, it is highly respectable poem and highly heart-touching poem. So we are to understand it very clearly and very carefully. The poem entitled The Soldier is a sonnet. It reveals the feeling of patriotism. In this sonnet, the thought is that wherever a man who dies for England is buried with him, the spot is forever a part of England. अर्थात यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों एक बात बताना चाहता है कि इंग्लैंड का कवि है जो सोल्जर भी है, तो इंग्लैंड का सोल्जर अपने देश के लिए दुनिया के किसी भी हिस्से में यदि अपने प्राण न्यौछावर कर देता है, तो जिस धरती पे प्राण न्यौछावर करता है, जहाँ उस धरती पर गाड़ा जाता है, चाहे वो इंग्लैंड से बाहर की ही हो, वो धरती उसके लिए इंग्लैंड जैसा स्वर्ग ही बन जाती है। ये पैट्रियोटिक फीलिंग है, हमें सीखना चाहिए, इस पोइम से क्लियर होगी। नाउ लेट मी स्टार्ट। द सेम आइडिया इज रिपीटेड इन द पोइम अगेन एंड अगेन. The sonnet expresses an English soldier's patriotism and his fervent love for his country. Rupert Brooke was buried in a foreign land on the Greek island of Syros. Various professors express their views variously. One of them says, J.H. Fowler comments, no verse gave finer expression than this sonnet to that wonderful mood of impassioned exaltation in which the young Englishman of 1914 met the sudden call for patriotic self-surrender. A very national theme is being represented. A love of nation is imbibed in the text of the poem. However, I am to detail for you, the poet thinks of himself as a part of his country. So wherever he is buried मैंने दफनाया जाना, that place would become England because he is England's dust. कितनी अच्छी बात है। मैंने बचपन में एक गीत सुना था कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। जिस धरती पर हमने अन्न खाया, जहाँ का जल पिया, जहाँ की वायु में सांस लिया, जहाँ के पले बड़े हुए, हम वहीं के पार्ट एंड पार्सल हैं। तो वही थॉट इस कवि का है। इंग्लैंड्स डस्ट, वो इंग्लैंड की डस्ट धूल है। हिज डेड बॉडी इज़ ए रिच डस्ट ऑफ इंग्लैंड. He was born and brought up in England. He had roamed about on English soil, breathing English air. His thoughts, his dreams, all were English. After his death, he inspires patriotic feelings in the hearts of his countrymen. So, dear students, मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। ये ब्यूटीफुल सोनेट है। इसका फर्स्ट स्टैंजा इफ़ आई शुड डाई, या इफ़ आई शुड का मतलब है यदि मुझे मरना पड़े, काश मैं मरूं देश के लिए। थिंक ओनली ऑफ दिस मी, मेरे लिए खुद की बात कह रहा है। दैट देयर इज़ सम कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड दैट इज़ फॉर एवर इंग्लैंड. यदि काश मुझे इंग्लैंड की धरती से अलग जाके मरना पड़े, दूर जाके मरना पड़े, तो जिस धरती पर अंग्रेज़ सैनिक को, इंग्लैंड का सैनिक दफनाया जाएगा ना, वो पार्ट इंग्लैंड का पार्ट ही माना जाएगा, क्योंकि इंग्लैंड के सच्चे देशभक्त की भावनाएं उस धरती से जुड़ी हुई हैं. देयर शैल बी इन दैट रिच अर्थ ए रिचर डस्ट कंसील्ड. क्या बात है, वॉट ए ब्यूटिफुल थीम. इन दैट रिच अर्थ
वो धरती कैसी है, बहुत रिच, भाग्यशाली, धनवान है यहाँ पर। ए रिचर डस्ट कंसील्ड, जिसके अंदर उससे भी ज़्यादा ये देह की मिट्टी जो है, मृत्यु के बाद ये शरीर मिट्टी हो जाता है, ये मिट्टी वहाँ पर दफनाई गई है उस फौजी की। ए डस्ट होम इंग्लैंड बोर, ए डस्ट वो धूल वो मिट्टी, होम इंग्लैंड बोर, शेप्ड मेड अवेयर, वो इंग्लैंड जिसने उस डस्ट की, उस पुतले की, उस मिट्टी की आकृति को, शरीर को, फौजी के शरीर को जिसने सहन किया, बोर किया, शेप आकृति दी, मेड अवेयर उसको जागरूक बनाया देश के प्रति, गेव वंस हर फ्लावर्स टू लव, पुष्प भेंट उसके सामने समर्पण करने योग्य है। हर वेज टू रोम ए बॉडी ऑफ इंग्लैंड ब्रीदिंग इंग्लिश एयर, कवि जहाँ कहीं भी जाता है, इंग्लैंड का फौजी भाई जिस धरती पर सांस लेता है वो कहता है मेरी सांस भी मेरी राष्ट्र की है, मेरी श्वास भी मेरी अपनी नहीं है, इसके ऊपर भी राष्ट्र का नाम लिखा हुआ है। English air, washed by the rivers, blessed by the sons of Om, and think this heart all evil shed away, जो कुछ बुराई थी, जो कुछ थी, वो सब के सब वहाँ से डिसअपियर हो जाती है, हर चीज़ उसकी बुराई डिसअपियर हो जाती है। गिव वंस हर फ्लावर्स टू लव, हर वेज टू रोम, ए बॉडी ऑफ इंग्लैंड्स ब्रीदिंग इंग्लिश एयर, वॉश्ड बाय द रिवर्स, ब्लेस्ड बाय सन्स होम, एंड थिंक दिस हर्ट ऑल इविल शेड अवे, ए पल्स, एक ऐसी भावना इन द इटर्नल माइंड, नो लेस गिव समवेयर बैक द थॉट्स ऑफ इंग्लैंड गिवन। क्या ब्यूटीफुली बात कह रहा है। Actually, this poem, this sonnet expresses an English soldier's patriotism and his fervent love for his country. The poet thinks of himself as a part of England because his body, mind, spirit are made of English soil and climate and thoughts. He was born in England, he was brought up in England, loving her flowers, breathing English air, drinking waters of English river, and enjoying himself in English sunshine. He considers his dust richer than the dust of the land where he may die. The poet says that wherever he is buried, जहाँ कहीं उसे दफनाया जाता है, दफनाया जाएगा, that place would become England, वो स्थान उसके लिए इंग्लैंड ही हो जाएगा, because he is English dust. Listen to me. Some additional views, critical views. Rupert Brooke had joined the British Navy in 1914. He fought at Antwerp, sailed for East in February and died 2 months later. On active service at Syros, leaving for his epitaph the following lines: "If I should die, think only this of me, that there is some corner of a foreign field that is forever England." And poet could live for these lines alone. They went home to the heart of England and the English people. Dear students, once again, a matchless personality, a matchless nationalism is the hallmark in the characterization of the poem. I think हिंदी में भी एक हमने सुना था, जननी जने तो वीर जन, इस प्रकार से एक सुनी थी, या संत या सुजान, इस प्रकार से। तो जो जननी भी सच्चे सपूत देश को प्रेम करने वाले फौजी तैयार करती है, वो जननी भी हमारे लिए श्रेष्ठ है। वो भारत भू, वो धरती, वो हमारे लिए वंदन के लिए, हमारे लिए बहुत ज़्यादा वो रिस्पेक्टेबल है। However, these lines again tells us what they should think of him if he dies in a foreign land. He says that after his all evil in him will disappear and he will become a part and parcel of eternal mind. पोइटिक लाइन चलो बच्चों एक बार मेरे साथ में दोबारा से, वो था ना,
all evil shed away, a pulse in the eternal mind, no less give somewhere back the thoughts of England. Very beautiful, highly heart touching. I salute the composer of the poem. It means to the poet, really I salute. He says that after all, his evil in him will disappear and he will become a part and parcel of the eternal mind. In this condition also, he will inspire in the hearts of his countrymen thoughts of love for motherland. Love for motherland, love for nation, love for country in which we have been brought up. हमारा लालन पालन हुआ. We took breathe, we take breathe and we will take breathe. जहाँ पर सांस ली थी अब लेते और आगे भी लेते रहेंगे. जहाँ पर हम बड़े हुए, जिस धूप के, जिस मिट्टी में, जिस वायु में खेल करके हम बड़े हुए हैं, उस मातृभूमि को सलाम है और उसका कर्ज हम चुका नहीं सकते. Big salute. He will remain forever a source of inspiration to the English people. He will make their hearts truly characteristic of English society and an English home. Very good. Here, students, a patriotic feeling, a love of nation, a love of country, love for our home country is being amplified in this small and bonny poem, the so-called sonnet. But I think vast immensities within little space. गागर में सागर भर दिया. हम कितना सैल्यूट करें इस कवि को. It is beyond our imagination because he is teaching us a sense of patriotic feeling. An orientation of patriotic feelings is being taught by the poet to us. However, let me discuss in detail. The poem entitled The Soldier is a sonnet, and one of the characteristics of a sonnet is that it should make clear one great thought. In this sonnet, the thought is that wherever a man who dies for country is buried, that spot is forever a part of England. The same idea is repeated in the poem. Actually, only this national love of nation, patriotic feelings, national feelings are being repeated again and again in the texture of the poem. So, this is our moral duty to focus the patriotic feelings simply because these patriotic feelings are being repeated by the poet in the text of the poem. Moreover, when the war broke out, many people welcomed it as a necessary crisis which would reactivate and remotivate national life. But this was not really a sustainable view, and the ugly and painful side of the war soon came to the forefront as being reflected in the works of the writers like Wilfred Owen, Edmund Blunden, Brooke, etc. Brooke wrote both poetry and prose. He also wrote some criticism and drama. He was a man with serious political and social interest, but his association with the rising patriotic fervor of the 1914 and then his early death in 1915 resulted in excessive praise of his war poetry, which overshadowed the rest of his work. So his poetry is marked as war poetry. I think it is not war poetry, it is patriotic poetry. एग्जैक्ट टाइटल नो डाउट इंग्लिश पीपल, अंग्रेज़ लोगों ने भी इसको वार पोइट्री कहा है, पर मैं बच्चों इससे एक ज़्यादा उपाधि और दे रहा हूँ मेरी तरफ से, पेट्रियोटिक, नेशनल पेट्रियोटिक पोइम कहूँगा मैं इसको.
वॉर पोइट्री कहना थोड़ा सा मुझे ठीक नहीं लग रहा, एक सेंस रिस्पेक्ट कम हो रही है, इसलिए मैं नेशनल पैट्रियोटिक फीलिंग इसके लिए प्रयोग करूँगा। नेक्स्ट, realistic thought is being represented because in those days wherever the soldiers were died, they were not brought back to the country. It means they were not given much honor. But here the poet says that the dead body of the soldiers must be brought back to the home country for the sake of respect to the died soldier. It is the main theme that to be highlighted. Up to this time it was hidden, but now I highlight this theme that the departed soul of the soldier for the sake of a nation must be saluted wholeheartedly. So all dear listeners and all students, we learn that we must love, we are Indian, we must love our India, we are Bharatiya, we must love our Bharat, we are Hindustani, we love our Hindustan. So I think it is the best ever poem in my thoughts. In these days our country is being surrounded by various and different and cunning type of neighboring countries, and their pseudo friendship may lead to our destruction. So we are to be very aware, we are to be very careful, and we must pay much respect to our nation at first. It is our first and foremost duty. All dear students, so here this is a very beautiful poem. Before you, I try to represent, and I believe that you will understand well. And about a little bit about the poet, only 2 minutes. Within 2 minutes, I will repeat the text of the poem. So keep in your permanent memory. If I should die, think only this of me, that there is some corner of a foreign land that is forever England. यदि मरूं और विदेश की धरती पे भी मरूं और जहाँ दफनाया जाए तो वो एरिया ही इंग्लैंड माना जाएगा, वो उस सोल्जर का होम कंट्री माना जाएगा जहाँ उसको दफनाया गया, जिस देश के लिए वो अपने जीवन को निछावर कर गया. ही सैक्रिफाइस्ड हिज लाइफ. देयर शैल बी इन दैट रिच अर्थ ए रिचर डस्ट. ए रिचर डस्ट, शरीर नाशवान है, मिट्टी ही है ना, शरीर भी तो मिट्टी है, इसलिए फौजी के शरीर को रिचर, बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ डस्ट कहा गया है. और धरती माता को रिच अर्थ और उसको रिचर डस्ट कहा गया है. ए डस्ट होम इंग्लैंड बोर, ऐसी धरती जिसको इंग्लैंड सहन करता था, शेप जिसने बनाया, सब कुछ प्रदान किया. फ्लावर्स, लव, वेज टू रोम, घूमने के लिए, फिरने के लिए, आनंद के लिए, खुशबू की महक, फूलों की महक, ये सब प्रदान की. रोशनी, जल, वायु, पानी, सब कुछ जिस धरती पर प्राप्त किया, वो धरती ही उसकी धरती माँ स्वर्ग जैसी है. ए बॉडीज ऑफ इंग्लैंड ब्रीदिंग English air, washed by the rivers, blessed by sons of warmth, and think this hurt, all evil shed away. A pulse in the eternal mind, no less, give somewhere back the thoughts by England given, her sights and sounds, dreams, happy as her day, and laughter learnt of friends, and gentleness in heart, at peace under an English हेवन. और लास्ट में जो आकाश है, जिस आकाश नीले अंबर के नीचे वो देशभक्त एक दफनाया गया है, वो आकाश भी कैसा है, उसके लिए हेवन, स्वर्ग बन गया है. क्यों स्वर्ग बन गया स्टूडेंट्स? क्योंकि वो व्यक्ति जिसने अपने प्राण न्यौछावर देश के लिए कर दिए, तो वो जिस धरती पे दफनाया जाएगा, चाहे कोई भी विदेश की धरती हो, तो वो उसी मूल, जिस
धरती का, जिस देश का वासी है वो फौजी, उस देश की धरती के सम्मान में उसको वहाँ का माना जाएगा, और वो आकाश जिसके नीचे उसे दफनाया या जलाया जाएगा, वो आकाश उसके लिए स्वर्ग समान हो जाता है। नाउ लेट मी डिस्कस अबाउट रूपर्ट ब्रूक इन ब्रीफ। Rupert Brooke, 1887-1915, was the son of housemaster at Rugby, where he had his schooling. He took a degree in the classics from Cambridge in 1909. He began to write poetry while at Rugby. His first volume of verse was published in 1911 में उसका जो काव्य संग्रह था वॉल्यूम प्रकाशित हुआ। आफ्टर ए शॉर्ट ट्रिप टू जर्मनी की जब उसने ट्रिप की यात्रा की, वेयर ही रोट हिज फेमस ग्रैंडचेस्टर, ही ट्रेवल्ड थ्रू द US in 1913, गोइंग एज फार एज साउथ पैसिफिक आइलैंड। व्हेन द वार ब्रोक आउट, युद्ध छिड़ गया, ही टुक पार्ट इन द अनसक्सेसफुल डिफेंस ऑफ Antwerp, and early in 1950 was sent to the Mediterranean भूमध्य सागर को कहते हैं बच्चों। He had joined the Royal Navy. He died April 23, 1915 of a septic infection of the lip in the Greek island of Syros. होठ के ऊपर कहीं थोड़ा सा उसके संक्रमण हो गया था। He was buried at the island of Syros, और वहीं वो शरीर छोड़ गया। His poems appeared in 1911 and 1914 and other poems in 1915. Though the volume of his poetry is comparatively very small, his youthful freshness and untimely death caused him to be read very widely in the years between. Students, समझ में आ गई क्या? एक यौवन अवस्था में ही वो जवानी कितनी काम की है जो देश के काम आ जाए। फ्रेशनेस जीवन की वो जवानी, वो सारा राष्ट्र के नाम लगा दी। एंड अनटाइमली डेथ, और अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ। लेकिन ऐसे महायोद्धा जो देश के लिए लड़ते हुए, देश को सुरक्षा प्रदान करते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, उनकी मौत नहीं होती, वो मौत को भी जीत लेते हैं। और उन्होंने ऐसे ही कालजयी पात्र हैं। रूपर्ट ब्रूक, ये खुद सोल्जर रहे थे, ये अपने राष्ट्र के लिए, ब्रिटेन के लिए, इंग्लैंड के लिए मरे। हेज अपना जीवन प्राण न्यौछावर कर दिया, त्याग कर दिया, बलिदान कर दिया। हाउएवर हिज कलेक्टेड पोइम्स, फिर कलेक्टेड पोइम्स 1918 में, इंक्लूडिंग 1914 ग्रुप ऑफ सॉनेट्स पब्लिश्ड इन 1915, 1915 में हुई। दैट ही वॉज ए पोइट ऑफ एक्सेप्शनल प्रॉमिस, और ये बिल्कुल श्रेष्ठ और अपवाद स्वरूप उन कवियों में है जो कि पैट्रियोटिक फीलिंग्स के ऊपर लिखने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, कितना विदेशी लोग अपने देश को प्यार करते हैं, हमें भी सीखना चाहिए। हमारे एक हिंदी कवि ने कहा था, गुरबत में हो अगर हम रहता है दिल वतन में, समझो वहीं हमें भी रश के जना, हमारा सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। डियर स्टूडेंट्स, हमें भी ट्रिब्यूट्स, ग्लोइंग ट्रिब्यूट्स, मच रिस्पेक्ट, ऑनर हमें हमारे राष्ट्र को, हमारी मातृभूमि के लिए प्रदान करना चाहिए। हमें प्राण न्यौछावर करने के लिए भी झिझकना नहीं चाहिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब आपने डिटेल में सुन लिया। जय हिंद, जय भारत।